नमस्कार। मैं हूं विकास शर्मा, निमरो ग्रुप। और आज हमारे साथ हैं लीना बडानी जी, दिल्ली से। स्वागत है लीना जी आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। थैंक यू। दोस्तों, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में हम नारी शक्ति करके एक चीज लेके आ रहे हैं अपनी। और पता नहीं क्या गुरु का एक क्या आशीर्वाद है या क्या इंटेंशन थी कि हमारे साथ में बहुत वर्ल्ड फेम, इंडिया फेम, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्यों गुरु का आशीर्वाद है कि हमें इस नारी शक्ति की शुरुआत लीना जी के साथ करनी है। पता नहीं क्या हुआ। थैंक यू। तो लीना जी इज द फर्स्ट पर्सन जो आज हमारी इस नारी शक्ति की शुरुआत कर रही है। ठीक है। और वैसे भी इन्होंने पीछे लिखा हुआ सोल ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया की सोल है। ठीक। उनके साथ शुरुआत करते हैं। तो लीना जी, आपका स्वागत है एक बार दोबारा। थोड़ा शुक्रिया। सा आपके बारे में बताएं। लीना बडानी कौन है, बचपन से लेकर पढ़ाई, फैमिली, उसके बाद आगे बात जी। अम, मेरा जन्म 1971 में हुआ और एक न्यूक्लियर फैमिली ही थी। पापा मेरे जो है वो आर्मी में सिविलियन थे, आर्मी हेडक्वार्टर्स में। और मम्मा वाज दी ओनली एजुकेटेड, आई मीन ग्रेजुएटेड लेडी इन द फैमिली। उस टाइम पे भी मम्मा ने ग्रेजुएशन किया था और अच्छे नंबरों से पास हुई थी। तो वो जीन्स बहुत अच्छे हमें मिले कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और हमेशा स्टडी में मैं आगे रही। और हमेशा से चाहत थी कि मैं जहां भी जाऊं, हर चीज में, हर फील्ड में लीड करूं। मतलब स्कूल कॉलेजेस में भी नेवर अ बैक बेंचर, आगे बैठने की आदत थी। इसी तरह से फिर जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया और ताज होटल्स में लकीली मुझे जॉब जॉब मिला ऑन अ इन अ प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पे मैं एज अ कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रो होते हुए मैंने मटेरियल मैनेजमेंट किया। फिर मैंने इन अ मटेरियल मैनेजमेंट फील्ड में ही अपना कैरियर ताज में आगे बढ़ाया। और फिर मुझे जो है प्रोजेक्ट्स के बाद मुझे ऑपरेशंस परचेजिंग में भी काम करने का मौका मिला। फॉर अबाउट 22 ईयर्स मैंने प्रोजेक्ट परचेजिंग के लिए काम किया, जिसमें हम रेनोवेशन, रिफर्बिशमेंट, ताज होटल्स के जो प्रोजेक्ट्स आते थे उन पे मैं पूरा एक टेक्निकल टीम के साथ काम करती थी। इसी तरह से फिर मैंने फॉर अबाउट 7 ईयर्स ऑपरेशंस प्रोक्योरमेंट में काम किया, जिसमें कोर होटल में क्या क्या आइटम जरूरी होती हैं उनकी परचेजिंग के लिए मैंने काम किया। उसमें बहुत सारे लोगों से मिली। मतलब मेरा जो कोर कॉम्पिटेंसी था वो मैनेजमेंट को पसंद आता था कि लोगों से जिस तरह से बात करना, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स, जो वो प्रोडक्ट बेचना चाहते थे, उनकी डिटेलिंग को समझना। क्योंकि आदत थी हर चीज को डिटेल में समझने की और प्रोज एंड कॉन्स जान के ही आगे बढ़ने की। और सबसे अच्छी चीज की, जो मुझे बजट मिलता था उसी बजट में मैं उनको वैल्यू लाके देती थी, प्रोडक्ट लाके देती थी। तो प्रोजेक्ट्स में और ऑपरेशंस में, दोनों में बजट मीट, टाइमलाइंस मीट, सब कुछ करती थी। तो होटल में एक बहुत अट्रैक्शन रहा कि एचआर डिपार्टमेंट के साथ बहुत ज्यादा मेरा जो है सिनर्जी था। क्योंकि वो लोग बहुत सारी एनजीओज विजिट करते थे और सोसाइटी के लिए बहुत काम करते थे, क्लासेस छोटी छोटी कंडक्ट करते थे, जिसमें मैं हमेशा चाहती थी कि मैं लीड करूं। और मैं विलिंगली उनको हेल्प करती थी, सभी एनजीओज में उनके साथ जाती थी। तो एक तरह से बहुत अच्छा रैपो बिल्टअप हो गया। फिर 2010 में मुझे रेकी सीखने का मौका मिला। फिर मैंने तब रेकी के 3 लेवल्स सीखे। और क्योंकि ऑफिस में जैसे हम लेडीज को घर के काम भी है, ऑफिस के काम भी है, स्ट्रेस भी है, और कहीं ना कहीं पोस्चर बैड हो तो हमें बैक एक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने बहुत सारी अपनी कॉलीग्स को रेकी से ऑफिस में ही हील करना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि एक्चुअली ये होता है कि हम रेकी से अपने फिजिकल इलनेस को हील कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जाना कि जैसे हम पहले योगी मुनि थे, पहले दवाइयां तो होती नहीं थी, वो अपने आप को कैसे हील करते थे।
तो यही सब कुछ प्रोसेसेस शायद वो अडॉप्ट करते होंगे। लेकिन क्योंकि काम में बिजी रही और कभी आगे स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने का मौका नहीं मिला, टाइम ही नहीं होता था। फुल डे 10 आवर्स जॉब और बैक टू बैक कॉल्स इवन घर आके भी। तो इट वॉज अ वेरी वेरी बिजी टाइम। फॉर 31 years आई सर्व ताज होटल्स इन दिल्ली ओनली। फिर उसके बाद 2020 में लाइफ में कुछ एक यू टर्न लिया। ऐसा मोड़ आया कि बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया घर पे। एक बार और हम इस पे वापस आते हैं, एक बार वापस यहीं पे आपको मैं वो करता हूँ। हम्म, फैमिली के बारे में थोड़ा सा एक बार वापस स्टार्ट करते हैं, बचपन में लेके जाते हैं आपको एक बार वापस। तो आपने बोला कि आपकी ममा इज द फर्स्ट लेडी जिन्होंने ग्रेजुएट किया था उस टाइम पे। हाँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम पे जो भी उनकी एज होगी डेफिनेटली कि उस टाइम पे ग्रेजुएशन करना लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात माना जाता था, जहाँ लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता था घर से बाहर। ठीक है, बिल्कुल। तो वहाँ आपकी, तो आपकी ममा भी दिल्ली बेसी है, मतलब दिल्ली से ही थे आप लोग दिल्ली प्रॉपर? में। बॉर्न यस। बॉट अप दिल्ली। एंड फादर? फादर वैसे आपने बताया आर्मी में, तो वो भी ग्रेजुएट थे top। हाँ जी, दिल्ली बेस्ड ग्रेजुएट। एंड कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं बता, ठीक है, फैमिली को लेकर स्टार्ट करते जी। हैं। हाँ जी। तो अगर मैं फैमिली के बारे में बताऊं तो मम्मी पापा दोनों ग्रेजुएट थे और दोनों ही बड़े स्पिरिचुअल थे। आई हैव अ ब्रदर जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सोर्सेज में काम करते हैं। अभी उनकी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ट्रांसफर हुई। माय सिस्टर शी इज अ टीचर। तो अब दोनों मैरिड हैं और बच्चे भी दोनों के बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। और मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो मेरी मम्मा थी और मेरी कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर। बिकॉज दोनों ने ही आगे चल के मैं आपको बताती हूँ लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल झेले हैं और मैंने उनसे क्या सीखा है। और अब आई हैव a happy family with my husband who was working with the government department as a gazetted officer, but he also had to leave the job in 2020. My daughter, she is now in MBA final year. She's a very noble soul, बहुत spiritual girl है। दोनों बच्चे मेरे बहुत spiritual हैं। And my son is settled abroad for last 7 years. He is also a very spiritual boy, always very helpful financially, mentally, हर तरह से हमारी हेल्प करता है। आपने बताया अपनी स्टडीज के बारे में कि आप सबसे आगे बैठा करती थी और स्टडीज में बहुत अच्छी थी, राइट? तो क्या मैं ये मानूं कि वहाँ की जो आप समय की आपकी जो गर्ल्स थी, जो आपकी फ्रेंड्स थी, वो आपसे जेलस रखती थी कहीं ना कहीं? हाँ जी, बिल्कुल। जेलसी तो होती है कि हमेशा। और एक्चुअली क्या होता है, जो आगे बैठता है उसे ही फिर टीचर्स भी रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और हर चीज में चांस देने लगते हैं। तो फिर थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर तो होता था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स हमेशा लिमिटेड ही रहे हैं, बहुत लिमिटेड कह सकते हैं। आपकी बड़े जो गिने एजुकेशन चुने। थी वो कंप्लीटली गर्ल्स एजुकेशन थी या कंबाइंड थी आपका बोथ? नहीं नहीं, कंबाइंड। कंबाइंड थी, कोएड, हाँ जी। कोएड कोएड था। में ही थी मैं। And आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया? मैंने कॉम, बी कॉम, बीकॉम। और कॉमर्स। उसके बाद फिर आपने कोई और कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह कुछ उसके किया? बाद मैंने एमबीए इन फाइनेंस एंड एचआर किया और मटेरियल मैनेजमेंट किया। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू मटेरियल्स मैनेजिंग थिंग, लाइक लॉजिस्टिक्स में आ गई मैं। और मैंने परचेजिंग स्टार्ट किया इन द कैरियर। ताज होटल जो भी आपने बताया, ये आपका फर्स्ट जॉब था, राइट? फर्स्ट एंड लास्ट, यस। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको एक बहुत अच्छे, मतलब वर्ल्ड वाइड जो एक बहुत रिनाउंड नेम है होटल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, उसमें आपको काम करने का मौका मिला, है जी। ना? वरना नॉर्मली एकदम किसी को मिलता नहीं है, वहाँ पे आपको मौका मिला। तो आप हाँ जी। काफी लकी रहे इस मामले में। यस। ओवरऑल अगर बात करें 31 ईयर्स के एक्सपीरियंस की, तो पूरा 31 से आपने दिल्ली में सर्विस दी है अपनी? दिल्ली में। दिल्ली। क्या बीच बीच में जैसे प्रोजेक्ट्स मैंने बताया, प्रोजेक्ट्स रिफर्बिशमेंट और रेनोवेशंस होते थे, तो साइट विजिट्स होते थे, बट बेस्ड इन दिल्ली। बेस्ड इन दिल्ली? ओवरऑल ताज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एज ए होटलियर, एज ए हॉस्पिटल इंडस्ट्री, क्या एक्सपीरियंस रहा? ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे ताज होटल्स के जो हेड
रतन टाटा जी वो एक नोबल सोल है, तो आगे वो उन्हीं वैल्यूज को बाकी लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो जो मेरे कॉलीग्स थे, मेरे सीनियर्स थे, वो हमेशा ही अ, बहुत हेल्पफुल रहे हैं, सपोर्टिव रहे हैं। क्या कभी रतन टाटा जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको? नहीं, पर्सनली तो नहीं, बट हाँ, जैसे हॉल में मीटिंग चल रहा है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो बस देखने को और सुनने को मौका मिला। ओके। उस समय पे जब आपने ज्वाइन किया होगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, तब आपकी क्या एज होगी? आई वॉज 19+। 19 प्लस। ठीक है। तो 19 प्लस में उस समय के टाइम में, जबकि लड़कियों को बहुत ज्यादा अलाउ नहीं होता था, और वो भी पर्टिकुलर कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे ये माना जाता था कि ये एरियाज केवल मेल्स डोमिनेटरी है ना, जैसे हॉस्पिटल हो गया, बिल्कुल। होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कुरियर हो गया, या लिकर्स ब्रांड हो गया। उस जगह पर एक होटल में जॉब करना 19 की एज में, क्या फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था? नंबर वन। नंबर टू, क्या कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहाँ आ गई, इनके बीच में काम कर रही हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? नहीं, लकीली ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मे बी वो ताज है इसलिए शायद, क्योंकि वहां पे विमेन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और सपोर्ट करते हैं। मतलब इन एवरी डिपार्टमेंट देर आर विमेन वर्किंग। उस टाइम पे भी बहुत विमेन्स काम करती थी। अगर मैं कहूँ तो 30% तो विमेन थे, अगर राइट। 70% मैन थे। और मम्मी पापा क्योंकि एजुकेटेड थे, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। दे यूज टू फील प्राउड कि हमारी डॉटर एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट में जॉब कर रही है। आपकी मैरिज कब हुई? थोड़ा मैरिज के बारे में बताते हैं। हाँ, मेरी मैरिज बहुत अर्ली मैरिज थी, 20.5 years में। ओ। तो इसीलिए आज बच्चे बड़े बड़े हैं। एज इतनी नहीं है, बट बच्चे बड़े बड़े हैं, तो दे आर लाइक माई फ्रेंड्स। वेरी मैं उनसे गुड। कुछ भी शेयर करती ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? हूँ। अरेंज मैरिज, बट इन अ फैमिली ओनली। इन आप फैमिली? क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अगर कुछ होटल इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर फिर आप वहीं के व्यक्ति से शादी करते हैं, या जी। फिर कुछ ऐसा हो मुझे जाता है। बहुत लोग बोलते थे कि क्या हुआ, तुम्हें यही लड़का पसंद आया विद इन फैमिली, तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम करती हो, तुम्हें वहां पे लड़के नहीं मिले? उस समय आप, आपके हस्बैंड जो हैं अभी, वो क्या करते थे जब आपकी मैरिज हुई थी? वो, क्योंकि उनके फादर की डेथ अर्ली एज में हो गई थी, तो उन्होंने फादर की जगह पे गवर्नमेंट जॉब मिल गया था उनको। ओके। तो ही वॉज सर्विंग इन दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट। यस। ठीक है। बात करते हैं फीमेल की, कि आपको क्या लगता है कि आज लीना बडानी जी को अपने फीमेल होने पे प्राउड है, गर्व है कि वो एक फीमेल है? बिल्कुल, बहुत बड़ा गर्व है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हूँ माँ पार्वती से और उनकी लाइफ से। ओके। शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जैसे जानने का मौका मिला कि अ, देवी माँ की लाइफ कैसी थी, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स के, इतने हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स आए, तब भी उन्होंने, एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि सब चीज को ओवर पावर कर लिया। तो आपने और माँ पार्वती से काफी कुछ सीखा मतलब? बहुत सीखा, क्योंकि लेडी जो है वो कुछ भी ठान ले तो वो कर सकती हैं। अब अगर उनका दिमाग नेगेटिव चलेगा तो नेगेटिव भी अचीव कर सकती हैं। लेकिन मैं वही सबको बोलना चाहूंगी कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी से ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने, जो हमारे क्रिएटर हैं, उन्होंने जो एक बहुत बड़ी चीज हम इंसानों को दी है, वो है हमारा दिमाग। अगर हम दिमाग में कुछ ठान लें और पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत सही बात कही आपने। आपको क्या लगता है कि आपकी मदर की या आपकी दादी या नानी जब भी रही होंगी, उस टाइम की लेडीज में और आज की लेडीज में, अगर आज की लेडीज की बात करूं तो, एक कल जो जा चुका आपकी दादी और नानी के रूप में, एक आज जो आज आपके रूप में मौजूद है, और एक आने वाला कल जो आपकी बेटी के रूप में मौजूद है, तो कल, आज और कल, इन तीन कल, आज और कल के बीच में क्या डिफरेंस आप फील करती हैं सबसे मेजरली? एक अ, ठीक है, दो डिफरेंस। एक तो कहीं ना कहीं
दो डिफरेंस, दो वर्ड्स है, एक तो प्यार हम्म। और दूसरा जो है एडवांसमेंट कह सकते हैं, ओपननेस। राइट। कि पहले जो लेडीज थी, जैसे मेरी मम्मा भी थी, तो वो खुल के बोल नहीं पाती थी। अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो वो उसको सहने में विश्वास करते थे, बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उनको, मे बी उनको शुरू से वैसे ही माहौल में वैसे ही संस्कार मिले कि मतलब शादी के बाद वो आपका घर है और आपको वहीं रहना है, जैसे भी रहना है। तो वो सहने की जो सहन शक्ति थी, जो पेशेंस थी, वो बहुत ज्यादा थी। और अभी मैं अपनी बात करूं तो हम में भी बहुत अच्छी, टचवुड बहुत अच्छी, इस मेरी जनरेशन में भी बहुत अच्छी सहन शक्ति रही है। लेकिन अगर मैं अपनी बच्ची की बात करूं, आने वाली जनरेशन, नॉट पर्टिकुलरली माई डॉटर बिकॉज शी इज मोर मोर लाइक मी, बट जो बच्चों की बात करूं तो उनमें पेशेंस लेवल बहुत कम है। प्यार के नाम पे कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस है। वो प्रॉपर प्यार की परिभाषा नहीं जानते, जो क्या सेल्फलेस। क्या रीजन लगता है डिफरेंस का, कि क्यों मतलब आज की लड़कियों में पेशेंस कम हो गया है, या आपने जो बोला कि प्यार एक सेल्फिशनेस का रूप ले चुका है, क्या रीजन मे बी सबसे बड़ा लाइफस्टाइल। है? और जो मीडिया में इतना कुछ बच्चों को एक्सपोजर पहले से ही मिल जाता है छोटेपन में ही, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कहीं ना कहीं वर्किंग पेरेंट्स जो होते हैं, मैं ये भी बोलूंगी कि कहीं ना कहीं वो भी बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, प्रॉपर सिखा नहीं पाते। मे बी बिकॉज ऑफ उनका लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, और बच्चे मोस्टली जो हैं वो मेड्स के हाथों में या डे केयर में ही पल रहे हैं, जहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं मिल पाती बच्चों को। जो उनका सीखने का, लर्न करने का टाइम होता है फर्स्ट 5 इयर्स और मे बी फर्स्ट 7 इयर्स, उनकी डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। पहले के जमाने में ये माना जाता था कि लड़कियों को या औरतों को वो अपने स्पेशली फादर से बात करें, फादर या ब्रदर से, तो बहुत ज्यादा उनके सामने बात नहीं करती थी। हम्म। कहीं ना कहीं एक गैप होता था फादर और डॉटर के बीच में, और ब्रदर और सिस्टर के बीच में। स्पेशली जब मैरिज की बातें होती थी, या जब कभी वो प्रेग्नेंट होती, तब तो बहुत ज्यादा गैप पड़ जाता था, वो सामने भी नहीं आती थी। या उस कंडीशन में भी हमने सुना है, देखा है, काफी लेडी से जब बात की है कि जब प्रेग्नेंट हो जाती तब तो फादर के सामने आने भी अवॉइड करती थी, या थोड़ा सा शर्म महसूस करती थी, थोड़ा सा एक, तो उस तरीके से। और आज चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं कि लड़कियां अपने फादर से डिस्कस भी करती हैं, मैरिज की भी, सभी कुछ, और यहाँ तक कि डिलीवरी की भी, कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या होगी, वो सारी चीजें। क्या लगता है आपको कि वो सही था कि ये सही? हम्म, अगर मैं कहूँ, एक्चुअली दोनों ही सही है। क्योंकि जो पहले था टाइम, उस टाइम में जो माहौल था घरों का, उस पे बहुत डिपेंड करता है। वो वैसा ही था कि वो मदर जो है, जो गर्ल है, वो मदर से ही ज्यादा बात करे और फादर से डिस्टेंस बना के रखे, या सिर्फ जहाँ पे मेजर डिसीजंस है वहां पे बात हो। और अभी ओपननेस बढ़ गई है, कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस हो गई है। इसके लिए एक सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हुआ क्या है, जैसे पहले हम देखते थे, मैं कह सकती हूँ कहीं ना कहीं अब जो फिजिकल असॉल्ट या ये वाले जो केसेस होते थे, वो भी बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन उनको मीडिया के सामने या फिर लोगों के सामने नहीं लाया जाता था, और अंदर ही अंदर लड़कियां घुट के रह जाती थी। लेकिन अब क्योंकि ओपननेस हो गई है, तो फादर्स के साथ अगर अच्छे रिलेशन होंगे तो एक गर्ल को बहुत इजी हो जाता है कि एक बॉय माइंड क्या सोच रहा है उसके बारे में, वो फादर अगर ठीक से गाइड करें तो गर्ल को एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। आगे अगर वो शादी होके जा रही है तो आगे उसको कोई अगर वहां पे मेल मेंबर कैसे बात कर रहा है, उसको कैसे रिएक्ट करना है, वो थोड़ा उससे समझने में उसको इजी हो जाता है।
पर क्या ऐसा नहीं लगता कि इस सब के होने से, इस मॉडर्नाइजेशन को जो नाम दिया गया मॉडर्नाइजेशन से, कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट वैल्यू में कमी आई है? वो डॉटर और फादर के बीच का, या सन और फादर के मदर के बीच का जो एक रेस्पेक्ट पहले हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं बड़ा ओपन हो गया है, तो उस चीज को कहीं। नहीं, मैं अगर अपने हिसाब से बात करूँ तो जो रिस्पेक्ट है वो जो है वो हमारे घर के माहौल में और हमारे संस्कारों से ही पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास किया या मीडिया में अगर इतना ज्यादा उछाला गया तो आप उसको अडॉप्ट कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट की कमी नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने घर में भी देखूँ तो मैं अपने फादर से बहुत ओपन थी, वो भी बहुत ओपन थे हर चीज में, आपस में बात करके सलाह लेके काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको कम रिस्पेक्ट दिया। या अभी जैसे मेरी डॉटर है, अगर वो अपने फादर से ओपनली बात करती हैं और अगर वो उसको पेशेंसली जवाब देते हैं, सलाह देते हैं, तो वो उसको मानती है। एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सालों से एक मुद्दा चल रहा है, वो है फीमेल्स के ड्रेस को लेकर। जी। फीमेल्स को ये पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, और उस पर कुछ गवर्नमेंट्स बैन लगा रही है कि नहीं, यही होना चाहिए, या साड़ी में पूरी होनी चाहिए, पूरी ढकी हुई होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। और आज हम जो देखते हैं बॉलीवुड में, या स्पेशली जब सोशल मीडिया की आपने बात की, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो जिस हिसाब से जो ड्रेसेस पहने जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या एक महिला का मतलब पूरी साड़ी में लिपटी हुई महिला, या जिस तरह से जो आज की तारीख में जो लड़कियां हैं वो महिला? क्या आपको इसका फर्क लगता आइडली हमें अ, जिस माहौल में हम जा रहे हैं, अगर हम उस माहौल के हिसाब से चलेंगे, जैसे अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हम अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के जाएंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि वहां की मर्यादा वो नहीं है। और अगर हम डिस्को थिक में जा रहे हैं और हम वहां पे साड़ी पहन के जाएंगे तो वहां की वो मर्यादा नहीं है। तो आइडली हम जिस माहौल में जा रहे हैं, अगर हम उस माहौल से फॉलो करें और दूसरा अपनी रिस्पेक्ट, अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए ड्रेसअप करें, तो मेरे हिसाब से वो सही है। है? क्या आज की तारीख में जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हम लोग, एक मीडियम क्लास फैमिलीज को जो बच्चियां ड्रेस पहन रही हैं, क्या वो संस्कारों वाली ड्रेस है? नहीं, वो कहीं ना कहीं भेड़ चाल है, मैं बोलूंगी। देखा देखी बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि अगर उसने उस लड़की ने एक नूडल स्ट्रैप का टॉप पहन लिया और मैं भी पहन लूं, उसके 1,000 लाइक आए हैं सोशल मीडिया पे, मेरे उससे ज्यादा आए, वो भेड़ चाल है, मैं उसको ये बोलूंगी। वो कोई कहीं वो मर्यादा नहीं है। बिकॉज अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में जो डॉटर्स हैं, मेरे ब्रदर इन लॉज की, मेरी, वो भी पहनते हैं शॉर्ट ड्रेसेस, मगर इस तरह से नहीं जिस तरह से आज सोशल मीडिया पे लड़कियां इतना फ्लॉन्ट कर रही हैं। फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव प्रॉब्लम्स में भी फंस जाती हैं। क्या आपको लगता है कि जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि शॉर्ट ड्रेस पहन के लड़कियां कहीं ना कहीं मेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, या ये करती हैं, क्या ये सही है या गलत? नहीं, ये तो सही है, अट्रैक्शन तो होगा ही। बिकॉज मेल फीमेल का जो गॉड ने रिश्ता बनाया है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का ही बनाया है। अट्रैक्ट फर्स्ट अट्रैक्शन तो होता ही है, और बट दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल अट्रैक्शन ओनली। हाँ, कोई रेस्पेक्टफुली अट्रैक्शन नहीं है, या फिर अदर वाला हाँ, अट्रैक्शन नहीं है, तो टोटली बिल्कुल, फिजिकल अट्रैक्शन है जो आपकी तारीख। ओनली फिजिकल अट्रैक्शन। लीना बडानी, जो कि एक ऐसी जनरेशन में है जो जिन्होंने कल भी देखा है, जो कल भी देखने वाली है अपनी डॉटर के रूप में, उनको क्या लगता है कि लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज? अगर आज की जनरेशन की बात करें तो आई थिंक लव मैरिज बेटर है, क्योंकि आपको पता है, अगर आपका 7 इयर्स से कोर्टशिप है, फॉर फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है कि इफ आई एम अ फीमेल, कि उस मेल जिसके साथ में मैंने लाइफ बितानी है, अगर वो मतलब वो किस तरह से किस अ, अगर नेगेटिव सिचुएशन है कैसे रिएक्ट करने वाला है, पॉजिटिव है तो कैसे रिएक्ट करने वाला है, उसमें कितना गुस्सा है, उसमें कितना प्यार है, एटलीस्ट उसको ये सब पता है।
और जब इतना लंबा कोर्टशिप होता है तो आपको उसकी फैमिली के बारे में भी पता होता है कि मैं जिस घर में जाने वाली हूँ उस घर में मुझे कैसी सास मिलने वाली है, कैसे ससुर मिलने वाले हैं, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, या वो मुझे जॉब करने को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, मेरी कमियों को वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पता होता है, क्योंकि पेशेंस लेवल इतना कम है आज की जनरेशन में कि जब अरेंज मैरिज होती है और सामने जाके एकदम से अनफेमिलियर एनवायरनमेंट मिलता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले नेगेटिव थॉट आती है दिमाग में। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में भी नेगेटिव थॉट आती है। अगर सपोज मेरे हस्बैंड रात को लेट आने वाले हैं तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो लेट क्यों क्यों आ रहे हैं, फोन क्यों नहीं आया। सीधा सोचूंगी अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो नेगेटिव थॉट पहले आती दिमाग में। तो शायद आज की जनरेशन और मेंटालिटी के हिसाब से अगर आप उस पर्सन को पहले से जानते हो तो शायद वो इजी हो जाता है। अगर मैं इसको कहूँ कि आपके दोनों बच्चे लव मैरिज करेंगे तो आप खुले, जिसे कहते हैं ओपन वार्म, ओपन हार्टली को स्वीकार करेंगी बिल्कुल कि यस आई एम रेडी? जो आपने बोला मैं आप ही के शब्दों में जवाब चाहता हूँ। हाँ जी। लेकिन हाँ, फैमिली मैंने जैसा बोला कि फैमिली अच्छा हो, संस्कारों वाला हो, तो आई एम रेडी। ज्यादातर केस देखने में आते हैं लीना जी कि जहाँ पर आपने एक बात बोला कि लव मैरिज में अगर 4-5 साल से कोई कंटिन्यू साथ में है तो वो एक दूसरे के नेचर को समझ जाते हैं, जान जाते हैं। बट ऐसा भी ज्यादातर पढ़ने में आता है, मीडिया में देखने में आता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ कि जब तक आप एक किसी रिलेशनशिप में होते हैं या एक, तो कहीं ना कहीं आप है ना अपने आप को अच्छा ही दिखाने की कोशिश करते हैं इन एवरी मैनर। ठीक है कि नहीं यार मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे हाँ लिए बट वो वो कर लाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकल वे में आते हैं, जब आप एक हस्बैंड वाइफ की शेप में आ जाते हैं उस रिलेशनशिप से, तो फिर एक्चुअल चीजें पता लगती है, आटे दाल का भाव, या फिर वो एक्चुअल रूप सामने आता है। तो आपको क्या नहीं लगता कि इन दोनों में बड़ा डिफरेंशिएट है कहीं ना कहीं? डिफरेंशिएट है, लेकिन शो ऑफ भी इंसान कितना करेगा। एक लंबा समय से अगर आप किसी के साथ हो तो इतना शो ऑफ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। शॉर्ट, हाँ, अगर शॉर्ट जर्नी है, आपको 1 ईयर 2 ईयर हुआ है और आप नहीं जान पाए हो तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैंने देखा है अपनी फैमिली में भी जिनके 5 साल से ऊपर के रिलेशनशिप्स हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैरिड लाइफ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी फैमिलीज को भी जानते हैं। आज की तारीख में बॉलीवुड की अगर बात करते हैं, हम पहले के बॉलीवुड की बात करते हैं, तो पहले के बॉलीवुड में आप देखेंगे नूतन, मुमताज जी, मधुबाला जी, मीना कुमारी जी, है ना, नीचे से ऊपर तक कवर्ड, और कवर्ड से ज्यादा सबसे बड़ी खूबसूरती की मिसाल जो आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। आज भी अगर हम देखें तो जो शायद आपके हस्बैंड की एज के जो लोग बाग होंगे या मेरी एज के जो लोग बाग होंगे, इसी टाइम पे हम लोग मीना कुमारी जी का पोस्टर अपने रूम में लगाया करते थे, या मधुबाला का तो नॉर्मली मिल जाता था हर रूम के अंदर। हर जवान दिलों की धड़कन थी कि भाई मधुबाला जी जैसी वाइफ होनी चाहिए या होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आज की तारीख में जो चेंज आया है और जिस तरीके से सारे सीनरियो चेंज हो गए, स्पेशली बॉलीवुड में, है ना, और बच्चे ज्यादातर उसी को फॉलो करते हैं कि जिस तरह से एक कपड़े उतारने की प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है फीमेल्स की या जो भी है। ठीक है, क्या आपको लगता है वो सही है या वो सही दिशा में जा रहा है? नहीं, जैसा मैंने पहले ही बताया, वो सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन के टुवर्ड्स ही बढ़ रहा है। उसमें कोई भी सभ्यता नहीं है, कोई भी संस्कारों वाली बात नहीं है। तो क्योंकि अगर हम साड़ी पहन के कहीं जाते हैं तो साड़ी में भी हम उतने ही ब्यूटीफुल दिख सकते हैं जितना कि एक शॉर्ट ड्रेस में। डिपेंड है कि हम उसको कैसे कैरी करते हैं। एक क्वेश्चन की, सदियों से कहावत चली आ रही है कि ये समाज तो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। क्या ये बात सही है? कहीं ना कहीं ये बात सही है। यस। क्योंकि आज आप भी आप लेडीज, सूचना ही बात कर रही हैं, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हैं? नहीं, मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। कैसे है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, बताइए। हाँ, क्योंकि लेडीज आज की डेट में जो वुमेन एम्पावरमेंट में इतना जोर दिया जाता है, लेडीज हर फील्ड में आगे हैं। हर फील्ड में, एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, सोशल, पॉलिटिक्स, हर फील्ड में जहाँ पे लेडीज आगे, एंटरप्रेन्योरशिप, फिर भी
जो मेल हैं वो कहीं ना कहीं उनको डोमिनेट करते हैं, और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट भी कर रही है। ओके। तो आपकी निगाह में ये गलत है या सही है? नहीं, ये गलत है। अगर अगर हम इक्वली एजुकेटेड हैं, इक्वली कॉम्पिटिटिव हैं, तो फिर एक अगर एक लेडी एक बॉस बनती है, तो मैंने खुद देखा है, मेरे वहां पे होटल में भी ऐसे होता था। जो लेडी बॉस होती थी, जब वो किसी अपने सबॉर्डिनेट मेल सबॉर्डिनेट को अगर गुस्सा कर देती थी, तो वो किस तरह से रिएक्ट करता था, जस्ट बिकॉज शी इज अ लेडी बॉस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ अ लेडी इज इक्वल एंड कॉम्पिटिटिव, तो व्हाई नॉट, शी कैन लीड। पहले के जमाने में जो लेडीज थी, आपकी मदर, आपकी दादी, आपकी नानी, या जो भी उनसे पहले रही होंगी, एक तो सुनने में आता था कि भाई लेडीज को घर की चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। ठीक है ना, यही माना जाता था ना कि चूल्हा यस। चौका करना है, तुम्हें करना क्या है, चूल्हा चौका करना है, शादी के बाद बच्चे पैदा करने हैं और बड़ा करना है, या पापड़ मपड़ी बनाने हैं, जो भी करना है, ठीक है, चूल्हा चौका। लेकिन आप एक चीज देखें कि पहले के जमाने के जो आपके जो भी पुराने बुजुर्ग थे, उन लोगों की मैरिज 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक बरकरार है, और वही प्यार बना हुआ है आज भी, है ना। आप देखेंगे कि जो 80 साल के भी कोई दादा दादी, अंकल आंटी के यहाँ पे नियर बाय रहते होंगे, तो उनमें आज भी वही प्यार है, वही रेस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। वहीं आज की तारीख में आप 4-5 साल रिलेशनशिप में भी रहते हो, शादी करते हो, बट वो रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। तू तड़ाका, या एक जो लैंग्वेज का जो डिफरेंस है, या लड़कियों ने, जो आपने बोला कि लड़कियां पढ़ लिख के बाहर आ गई हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, 30% तक रिजर्वेशन भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो ईगो दिमाग में सिर चढ़ के बोलता है, और उसकी वजह से रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कुछ चीजें हो रही? हाँ, ऐसा तो है, बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं ना, जो लेडीज हैं, अगर वो अपनी पेशेंस से आगे बढ़े, क्योंकि लेडी का जो सबसे बड़ा गहना है वो क्या है? पोलाइटनेस एंड पेशेंस। अगर वो उसके साथ में रहें, तो फिर वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पर क्या रह पा रही है? नहीं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे कहीं ना कहीं मेल भी हो जाते हैं। क्योंकि मैंने कुछ फैमिलीज में ऐसे भी देखा है कि जो मेल मेंबर्स हैं, अगर उनकी वाइफ्स वर्किंग हैं, तो भी वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि घर आके वो ही सारा काम करें, और वो आराम से बैठ के टीवी देखें और खाना खाएं। तो कहीं ना कहीं वो मेल भी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, और उनकी मेंटालिटी जो मे बी वो उनके फादर्स और फोर फादर्स, फोर फैमिली से आई है, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। आपकी लाइफ में आपके वर्ड्स में जीवन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ? जीवन है क्या? क्या जीवन बहुत इजी है? नहीं, जीवन इजी नहीं है। क्या है जीवन? व्हाट इज द डेफिनेशन? जीवन बहुत खूबसूरत है, अगर हम उसको मैं कह सकती हूँ, अगर हम 4 P's आई ऑलवेज फॉलो, विच इज प्रेयर, जो हमारे सोल का डाइट है। पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमारे माइंड का डाइट है। पोलाइटनेस एंड पेशेंस, जो हमारे बॉडी का डाइट है। अगर हम उसको फॉलो करें, तो हम अपने जीवन को इजीली जी सकते हैं। और अगर हम इसी तरह से, मैं 4C को जो है अनफॉलो करने को कहती हूँ, जो है क्रिटिसाइज, कंपेयर, क्राई, क्राई एंड कर्स, क्राई एंड कंप्लेंट आप कह सकते हैं, एंड कर्स। क्रिटिसाइज, कंपेयर, कंप्लेंट एंड कर्स, ये चारों अगर हम अवॉइड करते हैं, और 4P फॉलो करते हैं मेरे हिसाब से, प्रेयर, पॉजिटिव थिंकिंग, पोलाइटनेस एंड पेशेंस, तो हम लाइफ को आसानी से जी सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से भी स्ट्रेंथ मिलती रहेगी, और हम आगे बढ़ते रहेंगे।
ये मैंने अभी रिसेंट 3 साल में सीखा है, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी, मेरी लाइफ में ट्रेजेडी आया। तो अगर आप कहें तो मैं कंटिन्यू करूं इस पे। हाँ, आप बता सकते हैं जो भी अपने ट्रेजेडी के बारे ठीक में, है। क्योंकि इससे लोग, ट्रेजेडी का बताने का मतलब केवल ये है कि लोगों को मोटिवेशन मिले कि ऐसे माहौल में भी हम कैसे अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, या उनको एक सीखने को मिले कि इतना पढ़े लिखे समझदार होने के बावजूद भी आप कहीं ना किसी वजह से धोखा खा जाते हैं। तो कहाँ अवेयरनेस की जरूरत है। तो डेफिनेटली वो चीज आपकी कहीं ना कहीं जो पेनफुल चीज है वो लोगों को एक नई गाइडेंस देगी, मोटिवेशन देगी। बताइए जरा, कुछ बताना चाहते हैं। बिल्कुल। मैंने दिसंबर 2020 तक ताज में काम किया। बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। मैं कह सकती हूँ एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, क्योंकि हस्बैंड भी गवर्नमेंट में गस्टेड ऑफिसर थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक टर्न आया, जो मैं अभी बताती हूँ कि वो मैंने कैसे एनालाइज किया आगे पढ़ाई करने के बाद। तो हमें एक अननोन पर्सन से मुलाकात हुई जिसने हमारे साथ धोखा किया, जिसको मैं आज ट्रेजेडी बोल रही हूँ। बट वो सब भी मैं ये बोल सकती हूँ कि जब ये सब होता है और जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ आ जाती है। जैसे पाठ पूजा तो शुरू से करती थी, लेकिन तब ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा पावर है उसमें, और जो गॉड है वो साक्षात हमारी हेल्प के लिए आते हैं। ये मैंने खुद फील किया उस ट्रेजेडी के बाद। मैंने स्पिरिचुअलिटी में पढ़ाई की। जैसे मैंने रेकी तो पहले कर रखी थी, लेकिन उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आया न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बहुत सारे यंत्रास तंत्रास मंत्रास सब किया। और जैसे जैसे और मोडालिटीज को जानती रही, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली जो हम लाइक बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो जो मैं कहीं ना कहीं बोलती थी, मेरे साथ वही हुआ। मैं जब मेरा बेटा फॉरेन सेटल होने गया 2017 में, तो मैंने उसको तभी से ये बोलना शुरू कर दिया। नाउ आई कैन से दीज वर्ड्स कि मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया गलत वे में। मैं ये बोलती थी कि बेटा, जब तुम्हारा अच्छा जॉब लगेगा ना पढ़ाई के बाद, तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। अब बहुत हो गया, मैं थक गई, अब नहीं करनी मुझे, मैं छोड़ दूंगी। तुम कमाना शुरू करोगे, तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं छोड़ दूंगी। अब पता नहीं, ये नहीं पता था कि वो सरकमस्टेंसेस या वो जो मेरी बातें हैं वो यूनिवर्स में ऐसे जाएंगी, और ऐसे जाके मुझे इतना बड़ा सेटबैक होगा और मुझे जॉब अचानक से छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉड आई कैन से इन माई लाइफ जो हुआ है। तो मैंने फिर जब वो जॉब छोड़ी, उसके बाद बहुत बड़ा धक्का लगा, फाइनेंशियली, फिजिकली, हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन फिर मैंने, जैसे मैंने बताया कि माइंड हमारा इतना स्ट्रांग है कि अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहें कर सकते हैं। उस सबसे आगे बढ़ के मैंने ये रास्ता चुना, क्योंकि 2021 में ऑनलाइन बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमें मिलता था, बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल थे। तो मुझे न्यूमरोलॉजी ने बहुत अट्रैक्ट किया, बिकॉज हमारी लाइफ कहीं ना कहीं नंबर से जुड़ी है। हर चीज में एक एक नंबर है। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे हम पैदा होते हैं, वहां भी एक रूम का एक नंबर है, ओटी का नंबर है, हमारा बर्थ का नंबर है। हर चीज का एक नंबर है, हमारे घर का नंबर है, व्हीकल का नंबर है, जहां भी हम, नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब मैंने ये पढ़ा, बहुत डीप में स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि जो जो मैं अपने घर में लोगों के बिहेवियर्स देख रही थी, वो कहीं ना कहीं उन नंबर्स के बिहेवियर थे, उन ग्रहों की चाल थी। ये मुझे पता चल गया। तो इट वॉज आई कैन से ब्लिस इन डिस्गाइज। मतलब बहुत अच्छे से मैंने वो सब सीखा। और फिर मैंने जो आपको बताया कि ये 4 C's अवॉइड करना चाहिए और 4 P's को अडॉप्ट करना चाहिए लाइफ में, तो मैंने ये सीखा। तो इसलिए मैं सभी लेडीज से कहूंगी कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा स्किल, हमारी एजुकेशन और स्किल हमारे पास जरूर होना चाहिए, कि जब हम लाइफ के किसी ऐसे दौर से गुजरें जहां पे हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े,
मेंटली, फिजिकली, तो हम उससे ओवरकम कर पाए, और फाइनेंशियली ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं इससे मुझे एक सीख भी मिली कि हमें अपनी लाइफ में चैलेंजेस से ओवरकम कैसे करना है। होटल इंडस्ट्री में जॉब करते हुए और अचानक रेकी कहाँ से बीच में आया? ये क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जॉब करते हुए होटल से रिलेटेड कोई चीज आती समझ में आता, कुछ एक्सपेंशन समझ में हाँ आते, जी, बिल्कुल। ये ये रेकी कहाँ से बीच 2010 में मैंने सीखा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ये कर रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बताया कि आप इसको करके अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो, या आप अपने प्रोफेशन में कैसे यूज कर सकते हो, अगर आपको हेल्थ चैलेंजेस है उससे ओवरकम कैसे कर सकते हो। तो क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने फिर सीखा। एक बहुत बड़ा मतलब मैं बोलूंगी बहुत बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट लाइफ में हुआ रेकी सीखने के बाद, शेयर करूं। में? हाँ हाँ, बताइए ना। कि हम मैंने जब रेकी सीखा इनिशियली ही 2010 में ही, तो उसके बाद कुछ महीनों बाद ही जब मैं वो प्रैक्टिस कर रही थी, तो हम लोग श्रीनगर गए एक फैमिली के साथ, सिस्टर इन लॉ की फैमिली के साथ। मेरी फैमिली और उनकी फैमिली, उनकी दो डॉटर्स हैं और मेरा एक डॉटर एक सन है। तो हम लोग जब गए तो हम लोग पहलगांव जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा। अब जो वहां पे इतनी बारिश में नीचे गाड़ी से उतरना बहुत मुश्किल था। श्रीनगर से हम जा रहे थे पहलगांव। तो सबने बोला, और जो वो बच्चियां थी उन्होंने भी बोला कि मामी, हमारा तो ट्रिप ही बेकार हो जाएगा, क्या करें, नीचे ही नहीं उतर पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे, इतनी खूबसूरत जगह है। तो मैंने बोला मैंने ना सीखा है कि हम रेकी से रेन गॉड को प्रे कर सकते हैं, तो चलो वो ट्राई करते हैं। उन्होंने बोला हाँ मामी प्लीज जरूर करो, जरूर करो। मैंने कहा सबको विश्वास है ये होगा, विश्वास से ही होता है। तो क्योंकि मुझे तो विश्वास है, मैं तो रेकी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो सबने बोला हाँ जी हम आपके साथ हैं, आप ट्राई करो। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ही रेकी शुरू की और प्रे किया रेन गॉड से कि सिर्फ 1 घंटे के लिए ये रेन रुक जाए और हम लोग एंजॉय कर लें बैंक ऑफ द रिवर के पास। और भी इतने सारे वहां टूरिस्ट थे हमारे साथ, जिन सबका टूर कहीं ना कहीं जो है वो, मैं कह सकती हूँ, खराब हो रहा था। और बच्चे बूढ़े सब बड़े थे, सब कोई एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो एग्जैक्टली मैं क्या करती हूँ, जब मैं रेकी करती हूँ अपने मोबाइल पे अलार्म लगाती हूँ। मैंने मोबाइल पे अलार्म लगाया, रेकी की, अपनी प्रेयर्स की। जैसे ही वो अलार्म का टाइम खत्म हुआ तो रेन स्टॉप हो गई। उसके बाद तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा सबकी, और सब लोगों ने इतना एंजॉय किया। फिर जब पूरा 1 घंटा क्योंकि अलार्म था तो पता चल गया कि 1 घंटा, 1 घंटे के बाद बारिश फिर शुरू हो गई। तो इससे इतना विश्वास बढ़ गया कि हाँ ये होता है। फिर मैंने लेवल 2 लेवल 3 सब सीखा। हम्म। आज की तारीख में लीना बटानी को मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब एज ए रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, या क्या, क्या मतलब क्या कह के संबोधन करूंगा? नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आज भी सीख रही हूँ, क्योंकि लाइफ में सीखने का समय कभी खत्म नहीं होता। सीखने को बहुत कुछ है। अगर हम अपना दिमाग इस तरफ लगाएंगे तो शायद नेगेटिविटी में हमारा दिमाग नहीं जाएगा। तो मैंने 1 साल पहले अपना ये चैनल शुरू किया था, यूट्यूब चैनल सोल ऑफ इंडिया। तो इस पे भी मैं हमेशा ऐसी ही वीडियोस डालती हूँ जो मोटिवेशनल होती है, और कुछ रेमेडीज हैं, मंत्रास हैं जो मैं करती हूँ, जिनसे रिजल्ट भी मिलते हैं। और कंसल्टेंसी जिनको देती हूँ वो लोग भी हमेशा आके मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देते हैं। तो मैं अभी भी एक लर्नर हूँ। आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी मॉडलिटीज अभी आपने बोला, न्यूमरोलॉजी, रेकी, या जैसे आपने अपनी एग्जांपल भी बताया, एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल, ये सब चीजें
इन पे 100% विश्वास करना चाहिए इंसान को। ये होती है, काम करती है, न्यूमरोलॉजी, रेकी, बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं, करती है। बिल्कुल करती हैं, क्योंकि मैंने आपने बहुत भी सारी चीजें एक्सपीरियंस आपने किया। अभी एक चीज बोली थी जब आपने स्टार्टिंग में बोला कि मैंने जब न्यूमरोलॉजी सीखी और मुझे समझ में आया कि नंबर्स क्या होते हैं, है ना? फिर आपने बोला कि मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स को देखा कि जो जो उनका बिहेवियर था वो उनके नंबर्स के अकॉर्डिंगली मैच कर रहा था सर। तो वो सब नंबर्स चला रहे थे, उनको वो नहीं चल रहे थे। वहीं आपने एक दूसरी चीज अभी बोली कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, ट्रेजेडी हुई लाइफ में, तो मेरी लाइफ में यू टर्न लेके आया गलत। ठीक है, तो फिर मैं उसको वहां से रिलेट नहीं करूँ कि क्या पता वो जो सज्जन जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको भी उनका नंबर उनको गलत चला रहा हो। हाँ, बिल्कुल। आज की डेट में तो मैं ये बोल सकती हूँ, तब तो मुझे ज्ञान नहीं था इसका, तो मैं फ्रॉड में जो है धोखा नहीं, हम खा गई। ये कैसे कह सकते हैं कि जो अच्छा हमारी फैमिली में हो रहा है वही नंबर चला रहा है? जो आपके साथ गलत हुआ या किसी साथ भी गलत होता है तो डेफिनेटली जो गलत करता है उस व्यक्ति की गलत नंबर ही, या जो भी आप बोल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। वो हम बिल्कुल वो हमारे कर्मास के हिसाब से काम करते हैं कहीं ना कहीं। ये मैं मान सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने भी किसी अपने पिछले जन्म में, क्योंकि देखो कर्मों का तो भीष्म पितामह को भी सहना पड़ा। तो पिछले जन्म में अगर हो सकता है मैंने उस आदमी के साथ कुछ ऐसा किया हो जो आज उसने मेरे साथ किया। लेकिन अगर मेरे साथ किया ठीक है, बट मुझे यही समझ में नहीं आया कि पूरी फैमिली को धक्का लगा उसकी वजह से। तो अगर एनालाइज करूं तो फिर ये भी मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है मेरी फैमिली के लाइफ में भी ये होना लिखा है, क्योंकि होनी को तो हम नहीं टाल सकते। हम कहते हैं ना कि अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें कि डेट ऑफ बर्थ तो गॉड ने दिया है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। लेकिन हम अपने नेम अगर करेक्शन कर ले, नेम के स्पेलिंग्स चेंज कर ले, तो कहीं ना कहीं हम जो तलवार का घाव है वो सुई से होके निकल जाएगा। मैं ये कह सकती हूँ। क्या आपने अपने नेम का क्वेश्चन किया है? बिल्कुल मैंने किया है। मैंने पहले अपना नेम चेंज किया, मेरे हस्बैंड का किया, मेरे सन का किया, मेरी डॉटर का किया, पहले सबका आपका नेम नाम क्या चेंज। था? मेरा नाम LEENA था। ओके, LEENA विदानी। ठीक है। बट आज की डेट में मैं यूज करती हूँ LINA एंड BDANI। BI हटा दिया है बीच में से। तो इसको चेंज करे हुए कितना टाइम हो गया आपको, रफली आइडिया? इसको चेंज करे हुए हो गए करीब 1.5 साल। 1.5 सालों में कुछ प्लस माइनस नाम चेंज करने के बाद कुछ फर्क आया जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंगली? हाँ जी, बिल्कुल फर्क आया हमारे बिहेवियर्स में, हमारे हेल्थ पैटर्न में। मेरे को मेजरली हेल्थ इफेक्ट हो रहा था, जो कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रूव, 80% इम्प्रूव हो गया मैं कह सकती हूँ। लीना जी, एक चीज है कि नॉर्मली जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं और आज की तारीख में बात करते हैं तो बहुत सारा ये चल रहा है, न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये सब ठीक है। मुझे एक चीज बताएं कि आपके फादर मदर दादा दादी उनके टाइम पे भी ये सब जो भी था, हम कहते हैं वास्तु से ये चल जाता है वो जाता, तो वो तो बेचारे पूरे 100 100 साल जी के चले गए, अच्छी लाइफ जी के चले गए, सब कुछ हो गया। तो क्या उस समय वो चीजें इम्पैक्ट नहीं करती थी? अभी कलयुग में इम्पैक्ट करती हैं, सतयुग में इम्पैक्ट नहीं करती थी वो चीजें? तो आज अगर आपके फादर, क्या नाम था आपके फादर का? श्री केवल किशन ग्रोवर। चलिए, तो जो ग्रोवर साहब का नाम था, क्या उनकी लाइफ में कभी वो नाम बिल्कुल सही था? 100% हम ये मान लें कि आपकी मदर का नाम सही था या आपके बाकी रिलेटिव का नाम सही था, केवल आपके नाम के साथ या बाकी लोगों के नाम के साथ ही ऐसा हुआ? नहीं, नहीं, कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि वो सही ना हो, इसीलिए जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, अगर उन्हें पता होता या ये विद्या की जानकारी होती या किसी एक्सपर्ट से मिले होते, खुद को जानकारी ना हो कोई बात नहीं, एक्सपर्ट से अगर मिले होते, शायद वो उस चैलेंजेस को फेस करने में उनके लिए इजी हो जाता। जैसे मेरी मम्मा ने बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस फेस किए। मैं यही आपको बताने वाली थी कि माय मदर इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ माय लाइफ, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने हेल्थ चैलेंज को फेस करते हुए अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है, शायद आज की डेट में हम होते तो बिल्कुल मतलब डिप्रेशन में आ चुके होते, बहुत बुरी तरह से। तो हो सकता है कि अगर उनको पता होता इस विद्या का,
और वो उसका यूज कर लेते, शायद उन्हें ब्लेसिंग्स मिल जाती, पहले मिल जाती। एक क्वेश्चन था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले के जमाने में फादर मदर बच्चों को कंट्रोल करते थे और आज के टाइम में बच्चे फादर मदर को कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ, ऐसा देखा गया, यस, ऐसा देखा गया है, क्योंकि अम, बच्चे इतने ज्यादा एक्सपोज्ड हैं कि वो सोचते हैं कि हमें सब पता है, और हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है। पर तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या ये सही है गलत है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि पेरेंट्स की जो वैल्यूज हैं, उनके जो एक्सपीरियंस हैं, वो ऑब्वियसली बच्चों ने नहीं झेला है, वो उतना एक्सपीरियंस बच्चों का नहीं है। आपने अभी एक चीज बोला कि आपकी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई, एक यू टर्न आया। ठीक है। आपको नहीं लगता कि कोई भी ट्रेजेडी जब भी किसी भी इंसान के लाइफ में होती है, कहीं ना कहीं उसकी ग्रीडीनेस की वजह से होती है? ग्रीडीनेस की वजह से होती है, यस, कह सकते हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम हम भी चाहते थे कि लाइफ में हम आगे बढ़े और कुछ अचीव कर लें। ग्रीडीनेस इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या अपने आप को अपनी लाइफ स्टाइल को और बेटर करने के लिए कुछ भी मान लीजिए कि वो लालच या कहीं ना कहीं था कि जो आज है उससे कहीं और बेटर हो और ज्यादा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो उसकी वजह से वो सब, या अगर आप लोग ये कहूँ कि अगर आप लोग आप या कोई भी जिनके साथ भी जो भी ट्रेजेडी होती है, अगर वो एक उसी में रहते हैं कि जो है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ, तो शायद ये चीजें नहीं होती। जी, वो कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये अब इतना पढ़ने के बाद ये जरूर जान पाई हूँ कि हमारे कर्मास भी मैटर करते हैं। तो मतलब ये होना था। होना था, बिल्कुल होना था, और शुक्र है कि जल्दी पता चल गया, और हम अपने ही देश में एटलीस्ट अपने लोगों के बीच में सरवाइव कर। कहते हैं कि किसी भी इंसान के जीवन में गलत समय आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसको अपने लोगों की पहचान करा देता है कि कौन मेरा है कौन पराया है। तो क्या मैं मानूं बिना बताने के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वो पहचान पाएंगी कौन मेरा है कौन पराया? बिल्कुल। जो आप हमारे दुख में साथ दे, सुख में तो सभी साथ देते हैं, पार्टीज मनाने आप आज फोन करोगे 10 लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी को बोलोगे कि रात को कि मुझे हॉस्पिटल ले जा, तो जो आएगा वही आपका सच्चा साथी है। ऐसे ही हम गॉड के लिए भी बोलते हैं ना, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो दुख में सिमरन करे, तो जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए। पर क्या ये सब उसको फॉलो कर पाते हैं इस लाइन को जो आपने बोला? नहीं कर पाते हैं, पर आपने किया करना था इस चाहिए। लाइन को फॉलो? हाँ, मैं तो करती हूँ, पहले भी करती थी, यस। बट क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी थी, सुबह 8:15 गए, रात को 8:15 आए, और फिर आके घर का काम किया, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था। आपका और आपके हस्बैंड की बॉन्डिंग कैसी रही ओवरऑल लाइफ जर्नी में? ओवरऑल लाइफ जर्नी बोलूं तो हम्म, मैं कह सकती हूँ कहीं ना कहीं, अब तो क्योंकि पढ़ाई कर ली, बहुत कुछ समझ में आ गया, और दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, तो अब तो बहुत अच्छा हो गया। बट कई बारी लोग भी हमें बोलते थे, यार तुम तो ईस्ट और वेस्ट हो, तब भी साथ में रहते हो। हम्म। तो ऐसा होता था। तो ये एक अच्छी मिसाल है, ईस्ट और वेस्ट रखे भी साथ हैं तो अच्छी, अच्छा वो संदेश जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। आप क्या चाहती हैं कि आपकी बच्ची में, आप क्या देखती हैं अपनी बच्ची के अंदर, या क्या चाहती हैं उस बच्ची से, क्या एक्सपेक्ट करती हैं अपनी डॉटर से आप आने वाले समय को देखते हुए कि वो क्या बने क्या करे? या क्या आप उसको कंप्लीट फ्रीडम देंगी, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, मुझे उसको बांध के रखना है? नहीं, ऐसा नहीं है, शी इज इन टू MBA, फाइनल ईयर MBA HR कर रही है। जहां भी उसको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छे माहौल में, एटलीस्ट। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ी कंपनी में जाओ और वहां माहौल अच्छा ना हो। छोटी कंपनी में काम करो, चाहे कम पैसे में काम करो, लेकिन माहौल अच्छा हो, लोग अच्छे हो, आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हो। अभी पिछले कुछ सालों से मार्केट में धारा आई है, एक नया वर्ड आया है,
पहले केवल एक चीज सुना करते थे हम, या तो प्यार सुनते थे कि भाई किसी दो जनों के बीच में प्यार हो गया, मेल फीमेल के बीच में, और या फिर हम मानते थे मैरिज, सीधा सीधा मैरिज, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, ये दो ही शब्द। आज एक नया शब्द आ गया है जो बहुत फेमस है, रिलेशनशिप, लिव इन। लिविंग रिलेशनशिप, कुछ भी बोल लीजिए। आप उसके फेवर में है या अगेंस्ट है, और क्या कहना है आपका उसके बारे में? नहीं, मैं उसके फेवर में तो नहीं हूँ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं वो भी एक सेल्फिशनेस है। लिव इन में अगर जो बच्चे रहते हैं, वो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए रहते हैं बस। तो वो एक सेल्फिशनेस है। जो बॉन्डिंग एक हस्बैंड वाइफ में होती है, या रिलेशनशिप प्यार में होती है, वो लिव इन में नहीं होती है। बिकॉज मैंने ये देखा है, लिव इन में अगर आपको कोई, किसी ने अगर फीमेल है और उसने बहुत ज्यादा किसी दिन गुस्सा कर दिया, तो मेल उसको छोड़ के चले जाता है, क्योंकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम्म। वहां पे आप कहीं भी बंधे हुए नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, तो आपके हिसाब से ये गलत है लिविंग? बिल्कुल गलत है। मैरिज क्या है? मैरिज मैरिज है दो लोगों का ऐसा संबंध जो प्यार और रिस्पेक्ट भरा हो। और इनफैक्ट ये सिर्फ दो लोगों का नहीं, उनकी फैमिली, पेरेंट्स के साथ भी उनका रिलेशनशिप बनता है। सिबलिंग्स का तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने रास्ते निकल जाते हैं। हाँ, पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ में रिस्पेक्ट और प्यार हमेशा बना रहे, तो ही हम लाइफ में, मतलब सक्सेसफुल मैरिज की ओर जा सकते हैं। अमूमन जब हम बातचीत करते हैं कभी भी किसी में, चूंकि ऑकल्ट में है या कहीं भी, तो ज्यादातर ये सुनने में आता है कि मैरिज इज द, मैरिज की डेफिनेशन है एडजस्टमेंट। जो जितना ज्यादा एडजस्टमेंट सेक्रीफाइस करता है वही मैरिज है। और ज्यादातर इंडियन मैरिज में 90% लोग एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस के बल पे ही वो गाड़ी आगे चल रही है। पब्लिकली तो हम लोगों को एक स्माइलिंग फेस डालते हैं अपने एल्बम में, मैरिज एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे, पर अंदर ही अंदर क्या होता है वो सबको पता है। तो क्या वो सही है बिल्कुल? कह सकते हैं। एडजस्टमेंट तो जरूरी है ही है। जैसे अगर अगर प्यार और रिस्पेक्ट है, तो एडजस्टमेंट अपने आप आ जाती है। एडजस्टमेंट उसको फॉलो कर लेती है। मैरिज में ज्यादा एडजस्टमेंट कौन करता है, मेल या फीमेल? मोस्टली फीमेल्स, बिकॉज उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर भी संभाले, इन लॉज को भी संभाले, रिलेशंस भी संभाले, और जॉब भी करें। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी। बट मैं ये भी बोलूंगी कि गॉड ने फीमेल को बनाया है तो इतनी स्ट्रेंथ दी है। लाइक, अगेन आई से माँ पार्वती, हम्म। सब कुछ संभालने की शक्ति दी है। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि पिछले कुछ सालों से मीडिया में आता है और बहुत कुछ देखते हैं कि जो कुछ भी फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जो लॉज बनाए, स्पेशली डाउरीज को लेके, है ना, या फीमेल के प्रोटेक्शन को लेके, उसका बहुत ज्यादा फीमेल्स के द्वारा मिसयूज किया गया। मैं ये नहीं कहूँगा सबके द्वारा, पर मैक्सिमम उसका मिसयूज किया गया। झूठे आरोप लगाए गए ससुराल वालों के लिए, केवल इसलिए कि मैं अलग रह पाऊं या फ्रीडम से रह पाऊं ससुराल वालों के साथ, या उन एल्डर्स के साथ ना रहना पड़े, ठीक है। या फिर आपने एलिमनी के लिए या पैसे के लालच में कुछ आपने डिवोर्स केसेस किए, या तो क्या आपको लगता है ये बिल्कुल सही है और ये सब हो रहा है? नहीं, ये सब वही, ये फिर वही मैटर आ जाता है कि आप के संस्कार, मतलब आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। अगर आपके पेरेंट्स ही, मैंने देखा है, मैं मिली हूँ कुछ ऐसे लोगों से, जो पेरेंट्स खुद ही अपनी गर्ल्स को इस तरह से यूज करते हैं, तो वो अपब्रिंगिंग ही है। कि आपके पेरेंट्स ही चाहते हैं कि आप जाके मनी एक्सटॉर्ट करो, तो फिर आप क्या करोगे? आप भी तो वही सीखोगे। जो एनवायरनमेंट होगा, बच्चा तो वही सीखेगा। तो मतलब ये पूरी तरह से आप मानते हैं कि जो भी है आपके अपब्रिंगिंग का ही पूरा नतीजा है, जो कुछ भी होता है सब वहीं से आता है, आपके रूट से ही मतलब ये चीज निकली हुई है? बिल्कुल बिल्कुल।
रूट से ही निकलती आज अगर हम हमारे बच्चे कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें टोकना चाहिए, है। ताकि वो उसको जान पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। गलत क्या है। ऑकल्ट साइंस में अभी आप आए अचानक, एक लेडीज ने 31 ईयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, वो भी ताज जैसी इंडस्ट्री में, और वहां से एकदम ऑकल्ट में, मतलब यहाँ पर एकदम शो ऑफ था, ग्लैमर था, एंटरटेनमेंट था, है ना, एक अलग लाइफ स्टाइल थी, कंप्लीटली लाइफ स्टाइल अलग जिसे कह सकते हैं। और ऑकल्ट साइंस एकदम अलग लाइन हो गई बिल्कुल। दोनों में क्या फर्क महसूस, वो वाली लीना बडानी और ये वाली लीना बडानी में क्या फर्क है? अब वो फर्क इन द सेंस कि मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मैं कंप्लीटली चेंज हूं, लेकिन हाँ, अब मैं बहुत इम्प्रूव्ड हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया कि अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है, और गॉड को प्रे करके हम कैसे अपने अंदर पेशेंस ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, रिलेशनशिप्स में कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ मैंने अब सीखा है जॉब छोड़ने के बाद, ऑकल्ट में आने के बाद, मैं कह सकती हूँ। और लोगों की एक्चुअली मैं शुरू से ही, जैसे मैंने बताया कि एचआर में वॉलंटरी जाती थी, एनजीओस में सेवा करती थी, तो वो सेवा भाव कहीं ना कहीं था, लेकिन समय नहीं था। पर अभी मैं एनजीओ से भी जुड़ी हूँ, और वहां पे भी हेल्प करती हूँ। और अब कोई मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए भी आते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है तो इट्स ओके, आप मुझे कुछ भी, क्योंकि ऑकल्ट में एक रूल है एनर्जी एक्सचेंज लेना, तो वो 11 रुपए भी देते हैं तो मैं लेके उन्हें उनकी हेल्प करती हूँ। मेरा मोटिव है हेल्प करना। कमाई तो कर ली, अब बच्चा भी मेरी हेल्प कर रहा है, तो मेरा मोटिव है हेल्प करना। इतिहास गवाह है कि, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज कीजिए। इसका ना बैटरी डाउन। 1 मिनट में वायर लेके आऊं? इतिहास गवाह है लीना जी की सास बहू की जोड़ी बहुत फेमस रही है, और दोनों ही फीमेल है। एक फीमेल ही फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन। क्या कारण, क्या लगता है? हम्म, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ, ऐसा देखा गया है। तो मे बी कहीं ना कहीं वही, जब हम पोजेसिव हो जाते हैं, अगर हम सास की बात करें तो वो अपने बेटे के लिए पोजेसिव है, और कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल दिखाना पड़ता है एक रिलेशनशिप में। समटाइम्स वो मिसिंग हो जाता है। ये पर ये तो बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इतिहास गवाह है कि सबसे पहले सास बहू हर जगह ही चलता है। तो क्या एक मेजर क्या रीजन लगता है, कैसे क्यों होता है, मतलब ये? वही है, जैसे मैंने आपको बताया, मेजरली तो पोजेसिवनेस ही है, क्योंकि सास को, एक बहू के आने के बाद सास को लगता है कि शायद मेरा बेटा जो है वो अब अपनी लाइफ आगे बढ़ाने में अपनी वाइफ के साथ ज्यादा बिजी हो गया और मुझे कम टाइम दे रहा है। अब इसका एक मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये अब महाशिवरात्रि के दिन आ रहे, तो वही मुझे शिवजी और पार्वती जी की स्टोरी याद आ जाती है, कि जो जब माता अनसुईया ने त्रिदेव को अपने तीनों को बच्चा बना दिया था, और माँ पार्वती को कितने साल लग गए उनको ये समझाने में कि वो एक सेल्फिशनेस है, वो एक पोजेसिवनेस है। त्रिदेव जो है वो इसलिए नहीं है आपके बच्चा बन के, आप सिर्फ आपके संकल्प के लिए नहीं है, वो पूरी सृष्टि को जो है संभाल रहे हैं, तो उन्हें मुक्त करना चाहिए। तो मुझे वही याद आता है कि कहीं ना कहीं ये हो जाता है।
आज की तारीख में जो ज्यादातर केसेस आते हैं उसमें एक चीज आती है कि फैमिली का, मतलब लड़की की फैमिली का, गर्ल्स की फैमिली का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है, इस वजह से रिलेशनशिप ज्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं। राइट। हम्म। क्या आपको लगता है ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अगर आपने शादी कर दी है तो उस गर्ल को एडजस्ट करने के लिए जो आपने संस्कार दिए हैं उसको उनको वहां पे अप्लाई तो करने दो। अगर आप छोटी छोटी बात में, वो आपको फोन करेगी मम्मा आज ये हो गया, आज ये हो गया, और आप उसको सलाह देते रहोगे, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेगी? फिर तो उसकी डिपेंडेंसी पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। और आप वो चीज नहीं समझ पाएंगे कि वो किस माहौल में उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप वहां, वो आप खुद वहां प्रेजेंस नहीं हो, आप सिर्फ सुन रहे हो सकता है कि वो बच्ची जिस बात को नेगेटिव वे से आपको एक्सप्लेन कर रही है वैसा वहां पे है ही नहीं, तो आप ओवर रिएक्ट कर जाओगे एज अ मदर। तो इसलिए आपको उनको फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए कि बच्चे को, आपने शादी की, उसको उस माहौल में ढलने दो। जब मेजर प्रॉब्लम आए ठीक है, पेरेंट्स बैठे, बट नॉट ऑन द डेली बेसिस। एक चीज और देखने में आती है आज की तारीख में कि जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि कोई न्यूक्लियर फैमिली मिले, बच्चा अकेला हो तो, छोटी फैमिली हो तो ज्यादा सही है। जबकि आपको नहीं लगता पहले जो बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, वहां पर एक सिक्योरिटी ज्यादा थी, एक डिसिप्लिन ज्यादा था। मे बी शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, पर लेकिन कहीं ना कहीं बॉन्डिंग्स थी, एक डर था। बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिलीज में ये प्रॉब्लम है। और जहाँ पे सिबलिंग्स साथ में रहते हैं, या जैसे पहले रहते थे ऊपर नीचे, चाचा ताता, चाचा ताऊ सब रहते थे, और फिर कहीं ना कहीं अगर दो लोगों में कोई फ्रिक्शन हुआ तो एटलीस्ट समझाने के लिए बड़े बैठे थे। आज की डेट में वो नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस बात की, बच्चों सेम। को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ जी, क्योंकि हो सकता है कि उनका आपस का जो मिसमैच है, वो वो लोग ना समझ पा रहे हो वो किस रीजन से है, लेकिन जो बड़े, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो उन्हें समझा पाते हैं अच्छे से। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझ में आना इजी हो जाता है अगर बड़े बैठे हैं। भारतीय शादियों में एक शब्द आता है जो सबसे ज्यादा दर्दनाक शब्द है, डाउरी, दहेज। आप इसके कितने फेवर में और कितने अगेंस्ट? नहीं, ये तो टोटली गलत है, मैं इसके अगेंस्ट ही हूँ। क्योंकि डाउरी ने तो बड़े घर बर्बाद किए हैं। और जैसा अभी आपने टॉपिक उठाया ही था कि इसको मिसयूज भी किया जा रहा है, लॉ को मिसयूज किया जा रहा है इसकी एवज में। आपको ऐसा नहीं लगता, मेरी जब कई लोगों से बातचीत होती है तो मैं बात करता हूँ तो लड़की वाले जो हैं, मतलब जो भी गर्ल्स के फादर मदर हैं, मैक्सिमम तौर पे देखा गया कि कई बार ऐसे केसेस भी हमने देखे कि जहाँ पे लड़की वाले मना कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम, हमारी तो एक ही इकलौती लड़की है, दो ही लड़कियां हैं, और ईश्वर का दिया हुआ इतना कुछ हम कहाँ दिखाएंगे, सब क्या करेंगे, हमें दिखाने का तो मौका दो, जाहिर करने का मौका दो। और वो जानबूझ के आगे से आगे बढ़ बढ़ के देते हैं, और वो चीज कहीं ना कहीं, जिसको वो प्यार समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे जाके वो उनकी लड़कियों के जीवन में एक जहर बन जाता है, और बिल्कुल, एक दिक्कत प्रॉब्लम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। है। क्योंकि सामने वाला जो कुछ भी आपसे नहीं चाहता, उसकी भी एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है अननेसेसरी में, और वो चीजें फिर आपकी पूरी फैमिली लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर देती है। वेरी ट्रू। जो ये शो ऑफ का एक जो बीमारी चला है, एक शो ऑफ करना है, बिल्कुल। शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो शो ऑफ वाली बात है, जी वो कहीं हाँ, ना कहीं सब चीजों को वो करती है। बिल्कुल वो उसको बढ़ावा देती है। मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा भी इसी जमाने का ही है, ही इज हाँ। 30 नाउ। लेकिन आज की डेट में वो ये बोलता है कि मम्मी सिर्फ कोर्ट मैरिज करनी है और मंदिर में जाके फेरे करने हैं विद इमीडिएट फैमिली। उसके बाद आपने जो अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाना है, बस एक रिसेप्शन होगी, दैट्स इट। कोई शो ऑफ नहीं। जो चार चार पांच पांच फंक्शन, हम पंजाबीज में तो वैसे भी बहुत सारे होते हैं फंक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं करना। वो भी तो आज का ही बच्चा है। नहीं, वो तो बच्चा आज का है, पर आप भी तो सास आज की हो, आप क्या वो वाली सास बनोगी या क्या करोगी? यही तो बात, वही मैं आपको बता रही हूँ। अब अपब्रिंगिंग उस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप अपनी बहू को अपनी एज अ
डॉटर मैं ये मानूं कि जो चीज हमारी करे। रिकॉर्ड होगी सबके सामने जाने वाली, लीना बनानी जी अपने बेटे की ससुराल से कोई भी डाउरी डिमांड नहीं करेंगी, कोई भी डाउरी नहीं मांगेगी। बिल्कुल। ये बात कंफर्म है। कंफर्म 100%। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर आपके पार्ट पे ये होने जा रहा है तो। बहुत अच्छी पहल होगी कि ऐसी फादर मदर भी है और ये अपब्रिंगिंग है और ऐसा बच्चा भी है जो आज की तारीख में ये सोच रखता है। बिल्कुल। और तभी शायद फैमिली अच्छी चल भी पाएगी, क्योंकि जो लड़की आएगी वो भी तभी रेस्पेक्ट करेगी कि हाँ, मुझे खरीदा नहीं गया, है ना, ऐसा नहीं है। वरना कहीं ना कहीं ये सेल वाली एग्जीबिशन लगी है, ये बहुत गलत है। बिल्कुल, मैंने देखा है लोग मतलब पैसा खर्च करने के नाम पे 100 डिशेस रखते हैं उस डिनर में, शादी के डिनर में, जिसमें से खाना हर इंसान ने, कोई भी एक आम इंसान 200 ग्राम से ज्यादा नहीं खा सकता। उसमें कितना खा लेगा? वो 100 डिशेस एक एक चम्मच भी नहीं उठाई जाती हैं। हम्म, तो इट्स अ शेयर वेस्टेज, फूड का वेस्टेज तो बहुत सबसे गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें खाना ही नहीं मिलता है, 2 टाइम का खाना भी पेट भर नहीं मिलता। बहुत ही बढ़िया लीना जी, आपके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगी कल की जो भी नई बच्चियां हैं उनको लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी लाइफ के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी आप संदेश देना चाहेंगी इस समाज को आपकी तरफ से? मैं बस सब बॉयज एंड गर्ल्स सबसे बोलूंगी कि जो मैंने कीवर्ड्स बोले हैं, प्लीज उनको ध्यान रखें और उन्हें फॉलो करें। रिपीट करूं? रिपीट कर दीजिए बच्चों के फेवर में एक बार। ठीक है। ये तो आप कई बार ऑकल्ट वाली लीना जी की जगह कॉर्पोरेट वाली लीना जी जिंदा हो जाती हैं, बार बार वो सोल आ जाती है। तो रिपीट, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। डू नॉट फॉलो, क्रिटिसाइज, कंप्लेंट, कंपेयर एंड क्राई। ऑलवेज क्रिटिसाइज, फॉलो, कंप्लेंट, क्राई। ऑलवेज फॉलो हम्म। प्रेयर, पॉजिटिव थिंकिंग, पोलाइटनेस एंड पेशेंस। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच आपका ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ हम इसको आज की इस थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी